हाँ, कल एरियल वेलोसिटी हो गई थी, है ना। और मतलब एरियल वेलोसिटी एक एग्जांपल हो जाता है कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में कभी भी हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो एरियल वेलोसिटी निकाला था क्या, डी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू जे बाई 2m, और जे कांस्टेंट है, 2m ऑलरेडी कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है कि यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर करे कोई बॉडी, है ना, तो उसे बोलते हैं एरिया सर्व्ड बाई। और एग्जांपल के लिए केपलर्स लॉ ले लिया था हमने, याद आया कि एरिया सर्व्ड बाई एनी लाइन जॉइनिंग सन टू प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। बात समझाया, यानी एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, चलो आज हम करते हैं क्या चीज, आज हम करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी करो, हालांकि कराने के मूड में नहीं था कि मैं, लेकिन अब है तो कर लो जल्दी, ये सब आता है तुम लोग को। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो कोई बॉडी घर घर घूम रही है तो उसके टेंजेंट पे एक वेलोसिटी काम करती है, जिसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते थे, और एक वेलोसिटी उसके एंगल को चेंज करने के लिए यूज हो रही है तो उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ और नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही, रोटेशनल मोशन कर रही, जैसा भी तुम समझो। फिलहाल हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल मोशन समझो। ठीक है, अगर ये बॉडी सर्कुलर में होती, समझो ये पार्टिकल यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुँचा, यहाँ P1 से P2, तो कुछ इसने क्या बनाया, यहाँ पर एंगल चेंज किया। मान लो एंगल कितना चेंज किया, डी थीटा, कितने टाइम में, डी, चलो अच्छा, डेल्टा थीटा चेंज किया कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो कितना वेलोसिटी हो गई, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t is called angular velocity. Okay, it is denoted by, जल्दी लिखो, जल्दी it is denoted by omega. So angular velocity is equal to क्या हुआ, change in angular displacement अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, क्या निकाल लें, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। देखो है ना, अगर हमें इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस, तो दोनों तरफ क्या लेने पड़ेगी, लिमिट बताई थी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ओमेगा बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये तो क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा, और ये बन जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। बोलो है ना। अगर हम यूनिट की बात कर लें इसकी लगे हाथ, क्यों दीदी, अगर हम यूनिट की बात कर लें तो यूनिट ये हो गई रेडियन और ये हो गई सेकेंड, तो हो गई रेडियन पर सेकेंड। ये सब आता है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए तेजी में बढ़ा रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियन का कुछ नहीं होता है, टाइम की होती है t, तो हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t-1। बोलो कैसी रही, समझे। इसी के बाद एक आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे पढ़ा सा नहीं लग रहा, हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन बात करें अल्फा, नहीं समझे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 0, क्योंकि स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही ना, क्योंकि लगातार डायरेक्शन बदल रही है। क्यों, डायरेक्शन बदल नहीं है। अगर ये बॉडी टेंजेंशियल में वेलोसिटी इधर पकड़ रही है, ये बॉडी किधर जा रही है, ऐसे, बोलो है ना, तो घूम ऐसे रही है, तो इसका ओमेगा ऐसे से निकल रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। बोलो समझे, ओमेगा निकालने का तरीका ये होता है, जिधर घूम रहा है उधर हाथ घुमाओ तो बाहर की तरफ इसका ओमेगा आ रहा है। ऐसे ही इसका एक्सेलरेशन भी तो इसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अगर इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो क्या लिखेंगे। और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। बात समझे। तो
लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम t is called एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, डेल्टा ओमेगा बाई डी टी। एवरेज वैल्यू हो गई अल्फा की, है ना। लिमिट ले लें तो इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस। हाँ, समझ में आता है ना, जिसमें डिफरेंशिएशन है वो इंस्टेंटेनियस हो गया। क्यों मुस्कान? पक्का आया करो क्लास। इस समय अब हमारी क्लास लगातार होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। जो छुट्टी चाहे वो अपने रिजल्ट का खुद जिम्मेवार होगा। रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, और डिवाइड बाई सेकेंड कितना हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला? रेडियन की हो गई 1, सेकेंड स्क्वायर की हो गई T2, तो हो गया T-2। जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है बिल्कुल। जल्दी जल्दी जल्दी। कोई समस्या? बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई समस्या नहीं। ये एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है बार, ठीक है। हाँ हो गया पक्का। देखो देखो हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखिए अच्छा बचपन में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, याद आया? रेक्टिलिनियर मोशन, हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ अच्छा, तो आप कितने बजे आओगे? अभी 11:30 तक आ जाइए। नवाबगंज थाने से सामने जाएंगे, जुमा मस्जिद पड़ती है। हाँ जुमा मस्जिद के अंदर आइए, किसी से पूछ लीजिएगा, हाफिज जी का घर, हाफिज जी का घर पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ 11:30 बजे आ जाइए। देखो इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्या होती है? बच्चों ने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या पढ़ी थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या पढ़ी थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथी भी थी, लेकिन अभी हम 3 से काम चलते हैं, ठीक है। तो इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में ना लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर की जगह कौन होती है? एंगुलर वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन की तरीके का कौन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको लीनियर को एंगुलर बदलते हैं, बस इनिशियल है तो नॉट लगा देते हैं। इसी तरीके जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? ओमेगा। जो एक्सेलरेशन होता है वो बन जाता है अल्फा। और इसमें क्या होता है, हम दूरी कवर करते हैं चल चल के, डिस्प्लेसमेंट, और उसमें क्या हम घूमते हैं तो एंगल कवर करते हैं जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो जो एस होता है वो क्या बन जाता है? थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? पहले वाले में ओमेगा, देखो ओमेगा नॉट अल्फा टी है ना। दूसरा क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर वी और यू प्लस 2 ए की जगह अल्फा एस की जगह थीटा। बन के तैयार हुई। अब चलो लगे हाथ इनको क्या कर लें, प्रूव भी कर लें। देखो ठीक है, लगे हाथ इनको क्या कर लिया जाए, प्रूव भी। पहली क्वेश्चन देखो तो यार, देखो इधर, प्रूफ ऑफ क्या चीज? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वी नो दैट। पहले पेन रोको, इधर देखो, इसमें क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है ना, तो अल्फा उठा लो, अल्फा के अंदर ओमेगा मिल जाएंगे ना। अल्फा का फॉर्मूला पीछे बनना बोले तो क्या पढ़ाया था? डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे फर्स्ट, जैसे लीनियर वाली करी थी वैसे ही करनी है। तो किसको सब्जेक्ट बना लें? डी ओमेगा को अल्फा डी टी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अभी बताया नहीं आया। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी? ओमेगा नॉट। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी? ओमेगा। 1 डी ओमेगा लिखा है तो इसका तो ओमेगा हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा, ओमेगा नॉट ओमेगा। और यहाँ अल्फा 1t का क्या होगा? t। कोई दिक्कत इसमें है ना? ओमेगा की जगह ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, t की जगह t और t की जगह 0। कितना निकला? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। सो ओमेगा इक्वल टू क्या निकला? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो कैसी रही? आया पहली क्वेश्चन? कोई टफ थी है ना? चलो दूसरी क्वेश्चन भी लगे हाथ देख लो। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत एकदम तत्काल प्रभाव में, इतना समय नहीं है ना। अरे नोट तो करने दीजिए, एकदम बूस्टर लग गया, इतनी तेज पढ़ा जाता है ना। हाँ 12th याद है? पढ़ 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 जल्दी ले पढ़ो। स्पीड थी, बस किसी की नज़र लग गई इसलिए स्पीड कम हो गई है। हटाएं दीदियों? हाँ क्या चीज़? प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। क्या थी सेकेंड इक्वेशन? देखो जरा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, जो हम एक बार पढ़ लेते हैं वो हम जानने लगते हैं। क्या चीज़? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें थीटा लाना है ना, डी थीटा ओवर डी टी। तो डी थीटा को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ओमेगा डी टी। लेकिन ओमेगा थोड़ी ना कांस्टेंट है, ये तो हमने कहीं नहीं बोला अल्फा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ओमेगा नहीं आ रहा बल्कि ओमेगा नॉट आ रहा और एक अल्फा भी लाना है। तो क्या मैं ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकता हूँ? हाँ, तो ओमेगा को लिख दिया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट भी आ गया, अल्फा भी आ गया, और यहाँ चल रहा है डी टी। इंटीग्रेटिंग नहीं समझ आया सर, हमको इंटीग्रेशन नहीं आता। हाँ, थोड़ी देर बाद ही सर आने वाले इंटीग्रेशन वाले, हम ये बात उन तक पहुँचा देंगे। डायरेक्ट कर दें कि एक एक स्टेप बाय स्टेप करें दिखा के? हाँ है ना, आदत पड़ गई है तुम लोग की, है ना। हाँ थैंक यू बेटा। किसने कहा थीटा चल रहा था? देखो बेटा, जब टाइम 0 था तो थीटा कितना था? 0।
जब टाइम टोटल ले लिया तो मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया टोटल, तो यहाँ आ गया थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से, यहाँ ओमेगा नॉट का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, 1 का कितना हो गया t, नहीं समझ आया, सही है ना, ऐसे डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ना, t, और यहाँ पर प्लस अल्फा बाहर आ गया तो t²/2, 0 से t, नहीं समझ आया पक्का, तो थीटा माइनस 0, तो ये हो गया ओमेगा नॉट, एक बार t की जगह t माइनस ओमेगा नॉट 0, कोई दिक्कत पक्का। अपर लिमिट, अच्छा पहले अपर लिमिट पूरी रख दीजिए सर आप, अपर लिमिट ही रखा अल्फा t की जगह t, फिर लोअर लिमिट माइनस, ठीक है, ओमेगा नॉट 0 प्लस अल्फा 0²/2, नहीं समझ आया, जरा ध्यान देखो तो ये टर्म पूरा कितना हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू, देखो कितना खूबसूरत सा फार्मूला आया, प्यारा सा, नहीं आया, देखो इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये हटाएं फिर से, ये हो गया ना, ये हो गया, क्या कह रही है, नहीं हमसे बताओ, सो ब्यूटीफुल है, वाह, वो आंटी बैठ गई तुम लोग के जहन दिमाग में है पूरा, देखो इधर, ओमेगा स्क्वायर बराबर में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, कहाँ से करें अंताक्षरी शुरू, यहीं से करते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा और ओमेगा नॉट जब, अच्छा इस इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता था वहाँ टी हट के 2 थीटा आ गया है ना, इस इक्वेशन को, और इससे पहले पहली इक्वेशन थी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, अल्फा की जगह अल्फा ही है, टी की जगह 2 थीटा है ना, तो एक तरीका तो ये है कि पहली वाली को उठा के स्क्वायर कर दो तो नीचे वाली कोशिश करके आ सकती है, क्योंकि नीचे स्क्वायर ही तो है और क्या है एलएचएस में देखो, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ जैसे पहली को सॉल्व किया है अल्फा का फॉर्मूला लेके, वैसे इसको भी सॉल्व करो, लेकिन बात वही है कि अगर अल्फा का फॉर्मूला लेते हैं तो फिर से यही बन जाएगी, इसमें कहीं थीटा तो आ नहीं रहा है, हमें तो साथ में क्या इंसर्ट कराना है, थीटा भी लाना है, तो हम एक काम करते हैं, अगर थीटा लाना है, बहुत ध्यान देखना, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, और 1 कब आता है, जब किसी का उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन, क्या कर दो, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ d/d थीटा बाई थीटा, थीटा का d और d तो 1 ही तो आएगा, तो अल्टी पल्टी कर दो, क्या कर दो, अल्टी पल्टी क्या कर दो, d थीटा बाई डी टी, और यहाँ लिख दो d ओमेगा ओवर d थीटा, बोलो सही, ये फॉर्मूला तुम जानते हो ये क्या चीज़ है, ये होता है क्या, d थीटा ओवर डी टी की वैल्यू होती है ओमेगा, साइड में लिखी हुई है देखो, है ना, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, सारे ओमेगा एक तरफ लेने, तो ओमेगा डी ओमेगा इधर आ गया, मतलब वही रहा, और ये इधर चला गया अल्फा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग, अब तो खत्म हो गई डेरिवेशन, नहीं हो गई, ओमेगा डी ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट होता है, पहले बताया था हमने, ठीक है, देखो जब टाइम 0 था, यहाँ टाइम की लिमिट नहीं है लेकिन हम पकड़ेंगे टाइम से ही, जब टाइम 0 था तो थीटा कितना था 0, है ना, जब टाइम 0 था तो कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन उसमें वेलोसिटी थी कितनी, ओमेगा नॉट, जब टाइम t हुआ तो पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उस समय वेलोसिटी भी कितनी हो गई, ओमेगा, नहीं हो गई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा डी ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, है ना, ओमेगा नॉट से ओमेगा, इस्तांबुल से इक्रित, नहीं समझा है, देखो इधर यहाँ हुआ क्या, थीटा 0 से थीटा, नहीं समझा, यहाँ कर दें, तो एक बार अपर लिमिट रखी डिवाइड बाई 2, एक बार लोअर लिमिट रखी डिवाइड बाई 2, नहीं समझाया पक्का, अल्फा एक बार अपर लिमिट थीटा, नहीं समझाया, तो यहाँ एलसीएम ले लो दीदियों, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एलसीएम, यहाँ अल्फा थीटा, तो क्या हो गया देखो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, बोलो कैसी रही, फिर से वही सो ब्यूटीफुल है, ठीक है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, कलकत्ता मऊ छपरा सब होते हुए आगे बढ़ गए हम लोग।
हाँ, कुछ कह रही हो? हाथ चलाओ तेज, ठीक है? ठंडी में चल नहीं रहा है हाथ, बुद्धि चलती है। हटा दें? कौन सा? ये हटा देना। बहुत स्पीड में आज काम चलेगा सब, और जो ज़्यादा बोला तुरंत निपटा दिया जाएगा। कुछ दीदियाँ हैं जो बहुत बोलती हैं। जो मैं बना रहा हूँ वही बनाना नहीं है। हाँ बस, मैथ के बच्चों से यही उम्मीद है कि वो बायो का सपोर्ट ले रहे हैं, अमीबा। हाँ, कोई बॉडी है जो ऐसे ही से घूम रही है, कितने ओमेगा से, कितनी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम 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 ऐसे से करके घूम रही है, ऐसे से। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज? कहाँ पढ़े हो? हाँ? अभी कहाँ पढ़ा है? पन्ना पलटो जरा। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, है ना? मोमेंट, और देखो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मिला? अब यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन भी करने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं समझी दीदी? टाउ के साथ अल्फा का रिलेशन क्या होता था? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और एक फॉर्मूला और लिखता था मैं हर जगह, जे बराबर आई ओमेगा। याद है? इसी को डिफरेंशिएट करके ये लाए थे। जैसे डिफरेंशिएट करोगे डी जे बाई डी टी आएगा, और डी जे ओवर डी टी क्या होता है? टाउ के बराबर होता है ना? और यहाँ निकलेगा क्या? आई बाहर आ जाएगा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। तो ऊपर वाली देखो यूनिट बनी। तो लेकिन ये कहाँ से आया? मुद्दा ये उठ रहा था, ठीक है? इसको प्रूव भी मैंने करवा चुका हूँ दूसरे मेथड से भी। यहाँ एक और समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट भी समझो और रिलेशन भी समझो। देखो इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? जैसे किसी बॉडी का जो काम मास करता है रेक्टिलिनियर में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करती है। मास ही तो ऐसी क्वांटिटी है जो अगर बॉडी चल रही है तो चलते रहेगा, तो रुकने से मना करेगा, और अगर रुकी है तो रुका ही रहेगा, चलने से मना करेगा, जिसे हम इनर्शिया बोलते थे। क्या बोलते थे? इनर्शिया की मेजरमेंट कौन कराता था? मास। जितना ज़्यादा मास, उसके मोशन को चेंज करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत। बताया ना, साइकिल या ट्रक। याद आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से अगर कोई बॉडी घूम रही है, क्या कर रही है? तो अगर उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, एंगुलर वेलोसिटी को, या हमें रोकना है, तो क्या वो रुकना चाहेगी? नहीं। तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है कि इट अपोजेस द चेंजमेंट इन स्टेट ऑफ देयर मोशन। वो अपने मोशन में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध, यानी अपोज करेगी। तो जो प्रॉपर्टी अपोज करेगी उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जहां जहां मास लेना है वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेना होगा। भाई सिंपल सा लॉजिक देखो यार, एफ बराबर एम ए होता था, याद आया? तो एफ का एंगुलर वाला भाई कौन सा होता था? टाउ। ए का एंगुलर वाला भाई होता है अल्फा। तो एम का एंगुलर वाला, एम की जगह इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। बना कि नहीं बना? याद आया? तो इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बॉडी में कितने पार्टिकल हैं? सोच के बताओ। एन नंबर ऑफ पार्टिकल। चलो अभी डायग्राम नहीं बनाना, पहले थोड़ा मैं कथा बोलना, वही सब। लेट अस कंसीडर एक बॉडी है जिसके अंदर एन नंबर पार्टिकल हैं, ए बी एक्सेस ऑफ रोटेशन। अच्छा ये क्या होती है भैया? दीदी, ओ दीदी, ये होती है एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। ठीक है, समझे? दिख रहा है इसमें? हाँ डायग्राम बनाना, लेकिन अभी थोड़ा रुक के पहले लिखो। लेट अस कंसीडर, लिखो लिखो लो। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, an object of any shape, an object of any shape rotate about axis AB, कैपिटल AB देखो, एक्सिस का नाम है ना कैपिटल AB, कैपिटल AB with angular velocity omega, with angular velocity omega
with angular velocity omega and linear velocity b b समझते हो ना, मानने वाला b e वाला b small v b small v of particle p of particle capital P of particle capital P of mass m ठीक है, ओके। समझना, इसके लिए मुझे कोई एक पार्टिकल पकड़ना पड़ेगा। कौन सा पार्टिकल पकड़ लूँ? ये पकड़ लूँ, यहाँ पर P पार्टिकल। कितना मास है इसका? m है। ये कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन का कोई एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है मान लिया। इससे इसका पोजीशन कितना होगा बता पाओगे? इससे इसका पोजीशन होगा बच्चा r वेक्टर। अब अगर सोचो इसके पास लीनियर वेलोसिटी हो, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, फॉर एग्जाम्पल तो आप एक गोल गोल बॉडी, इसमें एक पार्टिकल है, एक मार्कर से डॉट बना दिया और तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये डॉट ऐसे से जा रहा होगा? नहीं जा रहा होगा। यानी ये डॉट कैसे घूम रहा होगा? छी से याद आया, बोलो है ना, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v माना है मैंने, नहीं समझाया? पक्का? तो इसने एक सर्कल बनाया कि नहीं बनाया? उस सर्कल की भी अपनी कुछ रेडियस होगी नहीं होगी? तो इस सर्कल की अपनी रेडियस में मान लेता हूं r0। क्या? और तुमने v वेलोसिटी कितनी मानी है पार्टिकल की? v, तो v बराबर लीनियर और एंगुलर में कुछ रिलेशन होता है, v बराबर r ओमेगा पढ़ा है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड में ओमेगा r0 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी किससे घूम रही है? ओमेगा से। तो हर पार्टिकल किससे घूम रहा होगा? ओमेगा। लेकिन हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। बोलो क्यों? पूरी बॉडी घूम तो ओमेगा से रही है, लेकिन ओमेगा से घूमने के बाद हर पार्टिकल का v देखो, तो v किस पे निर्भर कर रहा है? r पे। कोई पार्टिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास है तो उसकी रेडियस कम, तो उसका v अलग। कोई पार्टिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन के दूर है तो उसका r बड़ा, तो उसकी v ज्यादा। बात समझ आया? नहीं आया? पक्का? तो v बराबर ओमेगा r0। अब पूरी की पूरी मेहनत हमें करनी है r0 निकालने में। क्या निकालनी? क्या? क्योंकि एक r मान चुके हैं ना रेडियस, नहीं समझाया? तो एक काम करो, इसको मैं p मान चुका हूं, तो इसको q मान लो, कोई दिक्कत नहीं? समझाया? क्योंकि r0 मुझे निकालना हो, मुझे केवल दिया था r, है ना? तो इन दोनों में हमें रिलेशन बनाना है, तो यही वाला ट्राइंगल तो पकड़ेंगे। कौन सा? इन ट्राइंगल OQP नहीं पकड़ेंगे। तो OQP में अगर ध्यान से रखो, तो अगर हम साइन थीटा निकालें, क्या निकालें? क्यों साइन थीटा निकालना भाई? ये भी सुन लो। हमें ये एंगल हम कुछ मान लेते हैं, कितना? थीटा, कि थीटा एंगल पे कौन बनाते हैं वो घूम रहा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 के सामने कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो वही लगा दें। तो साइन थीटा क्या होगा बताओ? साइन थीटा डायरेक्ट कर देंगे, लिख के करें। साइन थीटा बराबर QP अपॉन OP, नहीं हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर R0 अपॉन R, वेक्टर थोड़ी है ना, साइन थीटा स्केलर में जगह चलना है। तो यहाँ से R0 की वैल्यू क्या निकल के आई? R साइन थीटा। ओके, किस में पुट कर दें? पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या हो गया बताओ? v इज इक्वल टू ओमेगा r0 की जगह r साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ओमेगा r साइन थीटा, ओमेगा भी वेक्टर होता है मानते हैं भाई, स्यूडो वेक्टर। r भी क्या है? वेक्टर, पोजीशन वेक्टर था, और साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा, लेकिन ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा, ये चेक करना पड़ेगा। क्या चीज? ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस। पहले ओमेगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन देखो, बॉडी कैसे घूम रही है? ऐसे। ओमेगा कहाँ लग रहा है? ओमेगा, अगर ऐसे बॉडी घूम रही है, ओमेगा ऊपर लग रहा, तो आर क्रॉस ओमेगा करते हैं। क्या करते हैं? आर पे हाथ रख के ओमेगा की तरफ घुमाओ, तो किधर आ रहा है? बाहर। लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो अंदर जा रही है, तो क्या करेंगे? ओमेगा क्रॉस आर। नहीं समझाया? आर की तरफ हाथ रख के, अगर अब ओमेगा ऊपर है ना, ओमेगा तो ऊपर है ना, ऐसे घुमाएं तो कहाँ आ रहा है?
बाहर, लेकिन अगर सर्कल देखो तो वेलोसिटी कहाँ जा रही है? अंदर। तो आर पे हाथ रख के, है ना, की बजाय ओमेगा पे हाथ रख के आर की तरफ घुमाऊं तो वेलोसिटी कहाँ जा रही? जैसे बनाई है वैसे, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, पढ़ा भी चुका हूँ कि ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता। बोलो समझ में आया? पक्का? अच्छा, इसी बात पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना होगा? ये पार्टिकल घूम रहा है, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम जे कह दें, जेपी। पार्टिकल का है पी का, तो इसलिए हमने क्या नाम ले दिया? जेपी। जेपी बराबर क्या होगा? जेपी बराबर होता है आर क्रॉस पी, पढ़ा है ना। तो आर किसका? पार्टिकल का, पी भी किसका? पार्टिकल की, है ना। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट हमने डायरेक्ट बताया है, आर क्रॉस पी में एम लग जाता तो एम कहाँ जाएगा? बाहर। तो आर क्रॉस वी, हाँ है ना। नहीं समझाया? पक्का? नहीं समझाया? कोई समस्या है इतने में? कंफर्म? तो होल बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल बॉडी क्या लग जाता? सिग्मा। याद आया? कल नहीं आया तो जो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कल यही पढ़ाया था। होल बॉडी के लिए मैंने जे मान लिया, बस यहाँ क्या लगेगा? सिग्मा। क्या लगेगा? एम आर क्रॉस वी। नहीं आया? पक्का? अब v की वैल्यू क्या है बच्चा? एक मिनट, यहाँ आर नॉट होगा। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर नॉट है। नहीं समझाया? v की वैल्यू क्या है? हाँ हाँ, तो j वेक्टर बराबर सिग्मा m आर नॉट और स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू आर। नहीं आया? पक्का? वो लिख के हमें दिखाना पड़ेगा, बाई इक्वेशन 1 and 2 है ना। यहाँ लिख दे फ्रॉम 2। मेरे पास जगह का अभाव हो गया, मुझे वो मिटाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या चीज़? यहाँ पर इसका हम कराएंगे 3 ट्रिपल प्रोडक्ट। वो बताया था ना एक बार, क्यों? वेक्टर पे पढ़ाया है ना ये। बताओ भैया ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला। बच्चे परेशान, सर जी हैरान। ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला, एक बार रुको यार, थोड़ा गड़बड़। ये आर ही रहेगा, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे बॉडी के लिए निकालना है, ठीक है। हाँ भैया बताओ। ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला हम बता दे रहे हैं, तुम लोग भी याद रख लो, बहुत इजी होता है। क्या होता है? ईजी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ाया कभी? तो क्या करो, पहले ए को सी से डॉट प्रोडक्ट कराओ, यही सिखाया था ना, है ना। और बाहर करा दो बचा वाला, नहीं आया? फिर ए को बी से कराओ डॉट प्रोडक्ट, और बाहर लगा दो बचा वाला, बीच में लगाओ माइनस। नहीं लगाया? सॉरी सर, हम भूल गए, गजनी हैं हम लोग। सिग्मा एम यहाँ कितना हो जाएगा? ए को पहले सी से कराओ, आर क्रॉस, सॉरी माय मिस्टेक, इनटू ओमेगा माइनस आर क्रॉस ओमेगा इनटू सॉरी इनटू। नहीं समझाया? पक्का? देख लो भाई, फिर दोबारा ना कहीं ना गलत कर दिया सर, हैं। अच्छा, सेम प्रोडक्ट का सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसका स्क्वायर 1 होता है। 1 क्यों होता है? वो यूनिट वेक्टर में, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? क्यों दीदी? आर डॉट आर कॉस जीरो का वैल्यू 1, आर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा। नहीं समझाया? अरे जब ये स्केलर बचा तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या ही बचेगा उसमें, है। माइनस यहाँ करो आर ओमेगा, यानी ओमेगा आर कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। बाहर क्या चल रहा है? आर वेक्टर। क्या लिखेंगे? आर वेक्टर। नहीं समझाया? पक्का? लेकिन अब मुद्दा ये आया कि सर वो आर वेक्टर कहाँ से निकालेंगे? सब कुछ तो स्केलर में हो गया,
है ना? क्या चीज़? यूनिट वेक्टर से निकाल लें। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम देखें तो जे वेक्टर कहाँ लग रहा है? जे वेक्टर इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऊपरी, है ना? है ना? तो इसी की डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इस पूरे की आनी चाहिए। तो ये तो स्केलर हो गए। अब इस पूरे की डायरेक्शन किसके ऊपर आर पे कर रही है? तो अगर हम आर की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में आर ले लें तो हमारा फायदा हो सकता है। तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर किसकी डायरेक्शन में? अलोंग ए बी, वही अलोंग जे वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में अगर हम निकाल लें तो कितना निकलेगा बताओ जरा? आर के साथ थीटा लगा तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा? कॉस। इस डायरेक्शन में कौन जाएगा? साइन। करके दिखाएं? नहीं, जिसके साथ थीटा लगा होता है उस पर कॉस जाता ना। तो यहाँ क्या निकल के आएगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा, बोलो, है ना? तो अब वेक्टर हटा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हट गया वेक्टर ना। नहीं आ रहा है, क्यों दीदी? तुमको नहीं आया? तुमको नहीं आया? ये हुआ ओमेगा आर कॉस थीटा और यहाँ हो गया आर कॉस थीटा, नहीं आया। तो जे बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कैसी रही? थैंक यू बेटा। हाँ कहाँ है? थैंक यू बेटा। नहीं समझाया? पक्का? कोई समस्या, कोई घबराहट? अच्छा ध्यान से देखो, बचपन में एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, किसे पढ़ा होगा? चलो आर स्क्वायर कॉमन, चलो लगे हाथ, आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लिया, 1 माइनस, नहीं हम क्या करते इसको साइन में लिख के काट देते, तो कितना बच रहा है? कितनी होशियार बच्चे हो गए। ये क्या है? ये साइन स्क्वायर थीटा है। कहीं साइन स्क्वायर साइन थीटा निकाल चुके हैं क्या हम लोग? ये निकला है साइन थीटा की वैल्यू ये। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इसमें बदतमीजी कर लें, क्या कर लें? देखो इधर यार, तुम देख नहीं रहो, ओमेगा को ऐसे रहने दे, आर साइन थीटा को होल स्क्वायर एक साथ लिख दे, तो आर साइन थीटा पूरा पूरा हम निकाल के आ चुके हैं, आर नॉट है कि नहीं है? है नहीं? तो बाई इक्वेशन कौन सी? कोई सी नहीं, तो लो इक्वेशन नंबर 2। कैसी बात कर रही हो? बाई इक्वेशन 2, कहीं कोई सी नहीं। तो क्या हुआ? ओमेगा आर नॉट स्क्वायर, बोलो, है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, है ना? अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी हो जाता तो क्या बात थी। जे बराबर ओमेगा बाहर ले रहे हैं क्योंकि सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम ही है, तो उस पर सिग्मा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो सिग्मा एम आर नॉट स्क्वायर, क्या चीज़ दिखा? इस नई क्वांटिटी को, सिग्मा एम आर नॉट स्क्वायर को हम एक नई चीज़ मानते हैं, है ना? चलो सिग्मा करी क्या बता रहे हैं, इस पूरे को बाहर ले लिया, ओमेगा को अलग कर दिया, इसको हम एक नई क्वांटिटी मानते हैं, दैट इज आई। क्या? आई। वेयर, अच्छा चलो यहाँ जगह नहीं दिख नहीं रहा, ऊपर बताएंगे, जल्दी इसका नोट करो फिर बताएं। आई क्या है? किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाने के लिए जो कह सकते हैं वो मना कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मना कर रहा है? दैट इज सिग्मा एम आर स्क्वायर। किसी भी बॉडी को अगर कहते हैं इसका सिग्मा, इस पार्टिकल का इस एक्सेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अगर इस पार्टिकल का मास m है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो कितना होगा? एम आर स्क्वायर। क्या होगा? और अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये बात रट लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए, सिग्मा एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर क्या होगा? आर क्या होगा? कौन बोला? पोजीशन वेक्टर, कि जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस, उसकी रेडियस। समझ आया? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस तो r0 है ना, इसलिए। ठीक है, से इसके नीचे जगह नहीं बची,
कितनी जगह है, नहीं है, नहीं दिखेगा, जल्दी नोट करो, नहीं पटक दिए जाओगे। हाँ तो आप भी क्या करती हैं, एकदम सामने बैठ जाती हैं। ये बढ़िया था ना। नहीं ये सुबह से उठती है, मंदिर में ऐसे प्रार्थना करती है और दिए के सामने ऐसे हाथ जलाती है, ऐसे ऐसे हाथ लगाती है और कहती है कि मैं प्रण लेती हूँ कि जहाँ कैमरा होगा मैं उसी के पीछे बैठूंगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, मगज में आया। इसको घर पे जाके एक बार खाने से पहले और खाने के बाद 2 बार जरूर लगाएं, ये आएगा पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ वो तुम ही कर पाओगी, बाकी बच्चों के अंदर ये वाली दिव्य शक्ति नहीं है। ऐसी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण सुशोभित तुम ही हो। वो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बीच में ही कहीं लिख देना, नहीं तो भूल जाओगे, वहीं जहाँ यूज़ करना उसके बगल में लिख लेना। मैथ लगी है वहाँ से, तो फिजिक्स तो यहाँ तक थी। छोटा छोटा लिखने की कोशिश करें यहाँ। हाँ हाँ फिजिक्स को लोग नहीं ख़त्म कर पाए, मैं क्या ख़त्म कराऊं। दिख रहा है इसमें, हाँ हेयर आई इज कॉल्ड, आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर नॉट स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही पढ़ना था। हाँ 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 कल वाले में माइक का थोड़ा प्रॉब्लम था तो आवाज़ नहीं आई है ना, बहुत स्लो आवाज़ आई, जैसे हम बोल रहे हैं तो ऐसी वाली आवाज़ आई है। तो अगर आप लीड लगा के कल वाला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने चेक किया ना कि वो उस पर मोड कौन सा पड़ा था। वो बेटा मेरे घर के कागज़ रखे हैं, रजिस्ट्री, कोचिंग के पेपर दे दे। सेंट गुप्ता कोचिंग क्लास, ये बढ़िया था है? ये हटा दे बीच वाला, ये देखो एक टॉपिक आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या आएगा सुना है कभी? हाँ गायरेशन मतलब घूर्णन त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन त्रिज्या। अब सोचो घूर्णन त्रिज्या क्या होती, पहले जानो समझो। हाँ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज़? रेडियस मतलब कोई सर्कल बन रहा होगा तो उसकी जो सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होगी उसी को तो रेडियस बोलते हैं, सेंटर से। नहीं समझाया? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज़ है समझो। पहली बात तो कोई पूछे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो एक डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे? एक्सेस ऑफ रोटेशन से। लेकिन बात है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है तो किसकी डिस्टेंस है? तो एक ऐसे पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पूरी बॉडी का मास क्या मान लिया है हमने? कंसंट्रेट मान लिया। इसे हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते? तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस बिंदु तक की जहां पूरा द्रव्यमान अनुमानित किया गया, केंद्रित किया गया, ठीक है। तो अगर हम उस डिस्टेंस के स्क्वायर को उस पूरे मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? एम के स्क्वायर। अगर हमने डिस्टेंस के मान ली है, क्या बनेगा? उस डिस्टेंस के स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसको? मास को, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। क्या मिले?
और उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जितना इस बॉडी का पहले हम कैलकुलेट कर चुके, किससे, सिग्मा mr² से। तो उस k को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी ऑफ बॉडी इज सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? पक्का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी बिंदु तक कर लो और उससे तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो बॉडी का है, तो वो डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसमें थोड़ा सा लिखो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? लिखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स, क्या लिखा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज ऐसे लिखो, इज I इज इक्वल टू mr²। ये होता है कि नहीं होता है ना, है ना? और पूरी बॉडी का निकालना है तो क्या करेंगे, चलो अच्छा स्मॉल से ले लो, ऐसे सिग्मा mr²। कोई दिक्कत? पूरी बॉडी का लिया ना, एक पार्टिकल का लेते तो mr², पूरी बॉडी का लिया तो सिग्मा mr²। कोई दिक्कत? I इज इक्वल टू सिग्मा mr²। पैराग्राफ चेंज करो, इक्वेशन 1 डाल दो इसको, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करो, लेट अस कंसीडर अ डिस्टेंस, let us consider a distance k, small k, whose square, ब्रैकेट में k², let us consider a distance small k whose square ब्रैकेट में लिखो k², on multiplying with total mass capital M, on multiplying with total mass कैपिटल M। अच्छा कैपिटल M बोल रहे हैं तो इसको भी कैपिटल ही M कर लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाइंग होल स्क्वायर k² ऑन मल्टीप्लाइंग विद टोटल मास कैपिटल M of the object gives moment of inertia that is अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगी, जिस सर्कल की रेडियस लेते हैं उसका टोटल मास से मल्टीप्लाई। तो टोटल मास हम इस बार हमने क्या मान लिया, m, इसको स्मॉल ही रहने दो नहीं तो गड़बड़ होगा। दैट इज m, समझो m, अगर डिस्टेंस कितनी ली इस बार k है ना, तो कितना हो गया k², यही बनेगा ना। तो mk² भी कितना है, i के बराबर, जो हमने पहले i निकाल चुके हैं। नहीं आया? पक्का नहीं समझाया? पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक पार्टिकल का पकड़ के लिखा, एक पार्टिकल का मास कितना है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना निकलेगा mr²। दूसरे पार्टिकल का भी मास m, तो कितना निकला m2 r2², m3 r2, तो ऐसे करके सिग्मा mr² निकाला। ये किसका मास है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। अभी हम पूरे को सिग्मा m कर दें तो कितना मान लिया, बाद में कैपिटल M सेंटर ऑफ मास के लिए, बात समझे? उसके अगर हमने उसकी डिस्टेंस कितनी मानी एक्सेस ऑफ रोटेशन से k, और उसको घुमाया तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जितना अलग अलग से निकाला है हमने टोटल करके, तो वो i के ही बराबर आए। तब हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1 और 2 इस k को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या निकलेगा बेटा, i बराबर, देखो इधर, i बराबर सिग्मा mr² किसके बराबर हो जाएगा, mk²। तो जरा इसको पकड़ लें, किसको, इन दोनों को पकड़ लें। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k की वैल्यू निकलेगी k² की वैल्यू i/m। तो यहाँ k की वैल्यू क्या निकलेगी, √i/m। देखो k की वैल्यू एक और होती है, ध्यान रखो, अगर इस कंपेयर कराओ तो सिग्मा m के बराबर हो रहा है, k की वैल्यू सारे सिग्मा r के बराबर हो रही होगी। तो k की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू अंडर रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर उधर गया होगा, ठीक है? क्या, r1² r2² सो ऑन rn² अपॉन में, अगर कितने पार्टिकल उस बॉडी में, n, तो ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते सर, ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, यहीं से आया, यहाँ से। कैसे, अगर हम i को लिख दें, क्या i को क्या लिख दें, i को लिख दें
I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे करके, बात समझे? टोटल आई है ना वो, तो आई को लिख दे सिग्मा mr स्क्वायर, कोई दिक्कत? पक्का लिख सकते हैं ना? तो सिग्मा mr स्क्वायर का मतलब क्या? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3। मान लो सारी बॉडी सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो सबके मास क्या हो जाएंगे? m। तो पहला हो जाएगा mr स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा mr2 स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा mr3 स्क्वायर, mr4 स्क्वायर। मान लो n पार्टिकल हैं तो टोटल मास कितने हो गए? mn आ गए, mn हो जाएगा। और mn मिलके कितना बनेगा? mn मान लो टोटल m जो बाहर आपने लिया है सारा मास m, तो कितने पार्टिकल है? n। तो nm नीचे वाले n एक कह सकते हो कि इस टोटल m को हम क्या लिख सकते हैं? छोटे वाले मास से के लिए n इंटू m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो है ना? नहीं लिख सकते। कैपिटल M जो होगा वो nm के बराबर होगा, नहीं होगा? तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल M अपॉन n। फिर समझो, यहाँ से m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। बोलो है ना? ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ से बता रहा हूँ। सबका मास हमने क्या मान लिया? बराबर। सबका मास क्या मान लिया? बराबर, सेम टू सेम। तो सारे मास बाहर आ गए, अंदर क्या बचा होगा? r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, ऐसे करके rn स्क्वायर बचा होगा, हाँ है ना? डिवाइड में क्या चल रहा है? कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? पूरी बॉडी का मास। और पूरी बॉडी बनी किससे? पार्टिकल से। तो हर पार्टिकल का मास कितना है? m। तो मान लो उसमें 2 पार्टिकल है तो m और m कितना हुआ? 2m। 3 पार्टिकल हुए तो 4 पार्टिकल हुए तो, और n पार्टिकल हुए तो nm। बोलो है ना? तो m से m देखो क्या बचा, नहीं समझे? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फॉर्मूला ये भी है, रेडियस ऑफ गायरेशन इसी से बनाया है, मतलब है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पे सारा मास है, और उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो बॉडी के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर आ रहा है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। हेयर के इज ROG। जल्दी से नोट करो। अच्छा, क्यों जरूरी है रेडियस ऑफ गायरेशन? लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, कॉमा इन्वर्टर कॉमा ऑन करके। हाँ, ये लिखने के बाद पहले ये लिखो, फिर ये लिखो। ये तो लिख ही चुके हो ना, ये ऐसे पूरा लिख डालो। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ ले, ये तो फिजिकल बात बता दी हमने, है ना? एक्टिविटी की ये होता है। अगर कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछ रहे तो यहाँ से बनेगी ना, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द, देखो इधर, डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी। लिख सकते हो ना? रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और नहीं है, स्क्वायर रूट है किसका? रेशियो ऑफ किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास का। नहीं समझे? रेशियो मतलब अनुपात। कोई दिक्कत? लिखो, जल्दी लिखो, बिल्कुल समय नहीं है। पैरेलल एक्सेस और परपेंडिकुलर एक्सेस भी आज ही होगी। फिर तुमने हिला दिया यार, तुम कितना पैरेलल चलाती हो। काला पानी की सजा दी जाएगी तुमको। हाँ, अब की बार तुमने अगर जल्दी लिखो, बैठी हो। अरे ऐसा लग रहा है जैसे शादी में हमें आई हैं। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ, it is defined as the square root of moment of inertia capital I, square root of ratio of, है ना? स्क्वायर रूट के बाद रेशियो है ना? स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I to the total mass capital M of the body, inertia capital I to the total mass capital M of any object called radius of gyration। नहीं समझे? is called radius of gyration।
फुल समझ में आया नहीं है? हेडिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस थ्योरी है, क्योंकि क्यों जरूरत होती है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन की, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसमें हम थोड़ा बोल दें, लिखोगे? लिखो, हाँ थोड़ा स्पीड में बोल दें। नहीं। हाँ फिर अच्छा चलो, मतलब स्पीड कम। फिजिकल स्पेलिंग लिख दें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस की? फिजिकल सिग्नी SIGNIFICNC लिखो। इन लीनियर मोशन, in linear motion, if any object in motion, in linear motion, if any object in motion, then remain in motion, then remains in motion, then remains in motion, and if in rest, and if in rest, and if in rest, then remains in rest। ये फर्स्ट लॉ नहीं है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, रिमेन इन रेस्ट अंटिल वी डू नॉट अप्लाई, क्या चीज? वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? इनर्शिया की। यानी इनर्शिया से ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। हमने भी समझाने के लिए यही बात तो बताई थी कि जब कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चली रहेगी, तो मना करने का अपोज करे तो वो इनर्शिया, और किसमें? लीनियर मोशन में। और अगर घूमने में यही काम करे वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझा? क्या लिखा? इफ वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, अच्छा इनर्शिया किस पे डिपेंड करती थी? बताया था ना, जितनी कम मास की बॉडी उतना इनर्शिया कम, यानी उसको परिवर्तन कराना उतना ही आसान। साइकिल को रोकना या साइकिल को चलाना आसान है एज कंपेयर टू ट्रक। बात समझे? ट्रक चलते हुए आ रहा, रोक लोगे, है ना, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो मना इनर्शिया मतलब मना। तो क्या लिखोगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मास। और क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मास के ही तो बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मास, जितना मास का मैग्नीट्यूड होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करो, मतलब लाइन चेंज करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सिमिलर रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज का मतलब समझते हो ना, PLAYS। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सिमिलर रोल इन रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन, प्लेज सिमिलर रोल इन रोटेशनल मोशन इन द प्लेस ऑफ, यहां पर PLACE है ना, इन द प्लेस ऑफ मास इन लीनियर मोशन, इन द प्लेस ऑफ मास इन लीनियर मोशन। ये बाई इन द प्लेस अच्छा नहीं लगना, क्या लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सिमिलर रोल इन रोटेशनल मोशन इन प्लेस ऑफ है, या बाई प्लेस ऑफ मास लिखो, इन नहीं तो लीनियर मोशन में समझ में आ जाएगा। बाई प्लेस ऑफ मास, बाई प्लेस ऑफ मास इन लीनियर मोशन, ठीक है। इट्स मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ये देखो क्या लिख रहा हूं, इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है विरोधी, मना करने वाला। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। बात समझाया? क्यों दीदी? रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम लीनियर मोशन में मास करेगा, मतलब मना करेगा चलने या रुकने का, वही काम
मोमेंट ऑफ इनर्शिया करती है किसमें, रोटेशनल मोशन में। अब हेडिंग लगाओ थ्योरम्स रिलेटेड टू मोई। मोई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हटाएं इसको। थ्योरम्स रिलेटेड टू मोई, नंबर 1 डालो। 2 थ्योरम्स होती हैं, पैट और परपैट, है ना। पैट मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या चीज, पहले डालो। पैरेलल की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, पैरेलल, ठीक है, मेरा मजाक उड़ाते हो तुम लोग। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में स्टेटमेंट लिखो, बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में बोलूँगा, लॉन्ग कट में लिख लेना, है ना। पहले लिख लो स्टेटमेंट, फिर समझाते हैं। बोले लिखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट में आई लगा लेना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी about any axis is equals to the sum of moment of inertia is equals to the moment of inertia about the axis passing through center of mass, passing through center of mass plus PLUS लिख लो, plus product of mass and square of the distance, perpendicular distance, square of the perpendicular distance between both parallel axes, ब्रैकेट में लिख लेना d, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, d, स्मॉल d, बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस। बेटा पैरेलल एक्सिस, पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर ही तो होती है, नहीं पैरेलल होती है, हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो दोनों के बीच की हमेशा बराबर रहेगी। टोटल मास की जगह ब्रैकेट में m लिख लेना, एक्सेस, एक्सेस की स्पेलिंग यहाँ पर AXES है, 2 एक्सेस हो गई ना, बोथ पैरेलल एक्सेस। प्रोडक्ट ऑफ मास बोला ना, मास है ना, मास कैपिटल M, हाँ। और एक जगह और जहाँ पर लिखा है अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा है, एक्सेस अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके ब्रैकेट में ICM लिख दो। क्या लिख दो, ICM। मतलब मैंने क्या बोला, आप सुनो, इधर सुनो। किसी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेन का निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, ये मेरे हाथ के अबाउट, तो ऐसे से घूमेगा ना, ये ऐसे से घूमेगा, तो उसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया है। एक तरह से L लेंथ ले लो, DX ले लो, उससे भी सरल तरीका। अगर निकालना है तो तुम क्या करो, इस एक्सेस को ही भूल जाओ, इसके एक्सेस के अबाउट निकालना है, इसको हम I कह रहे हैं। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको हम कितना कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम I। क्या कह रहे हैं, I। तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो, कहाँ है सेंटर ऑफ मास, ये। तो यहाँ से कितनी एक्सेस खींच सकती है, एक ऐसे कैसे भी, लेकिन एक एक्सेस वाली पकड़ो जो इसके पैरेलल हो। तो कौन सी हो गई, ये। इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होता है ना, L/2 पर, यहाँ। तो पहले इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाली एक्सेस के अबाउट क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या नाम देंगे, ICM। क्या नाम देंगे, ICM। निकल आया ना, वो निकाल लिया। और इन दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
वो देख लो। तो मास और डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी मानी, उसका स्क्वायर करा, तो ये हो गया स्टेटमेंट। नहीं समझाया? जरा पढ़ते हैं। ये क्या है? पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, जिसके अबाउट हमें निकालनी है। इसका नाम पूरा क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द, यही लिखवाया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस। नहीं समझाया? अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप स्टेटमेंट बना सकते हो। नहीं है या स्टेटमेंट याद है तो इक्वेशन बन सकती है। इक्वेशन याद कर लो, ज़्यादा बेटर है ना। आप इसको जनता मांगे इसका प्रूफ, जनता मांगे, अरे वो थ्योरी वाली लिखवा है, लेट अस कंसीडर है, डायरेक्ट करा दें। देखो एक बॉडी है, ठीक है, हमें इस बॉडी का मान लो क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो हम इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढो। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये है। इसके अबाउट इससे भी एक क्या मान लेंगे? एक्सेस मान लिया। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको हम कह देंगे ICM। नहीं निकला? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली? D। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा mr स्क्वायर, और उससे पहले क्या पढ़ाया था? mr स्क्वायर। यानी पहले किसी एक पार्टिकल का निकाला जाएगा, फिर पूरे का। तो यहाँ कोई एक पार्टिकल मान लो, यहाँ मान लिया एक पार्टिकल को m मान लिया, जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? सेंटर ऑफ मास वाले से r है, सेंटर ऑफ मास वाले से डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, समझ आया? पक्का? अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है? हटा दे इसको। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इधर, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं किसी एक पार्टिकल का, तो क्या निकालें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m अबाउट किसके? इस एक्सिस का कुछ नाम रख दो, A B, इसका नाम रख दिया C D। अबाउट किसके निकालना चाह रहे हैं? AB। तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m निकालना है ना, mr स्क्वायर से निकलता है। तो m और r कहाँ तक की दूरी? AB तक की दूरी। तो m से AB तक की दूरी कितनी है? D प्लस r। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे नहीं लिख दें? तो लिख दें क्या? r प्लस D का स्क्वायर। बोलो है ना। तो MOI ऑफ होल बॉडी क्या होगा? MOI ऑफ होल बॉडी के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, सिग्मा लगा देते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा m r प्लस डी स्क्वायर। नहीं समझ आया? अब बच्चा जानता है r प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? बताओ। r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd नहीं हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा mr स्क्वायर सिग्मा समधी स्क्वायर मतलब md स्क्वायर है ना, प्लस 2 सिग्मा m r इंटू डी। एक बात बता दूं बेटा तुम लोग को, ये वैल्यू 0 होती है। बोलो क्यों? हाँ तो ना, सिग्मा m को r से मल्टीप्लाई किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, मोमेंट निकला। मोमेंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, और फिर उसको d से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फिर मल्टीप्लाई किया, तो मोमेंट का फिर से मोमेंट निकला। तो मोमेंट ऑफ मोमेंट हमेशा 0। नहीं समझाया? तो क्या लिखा? मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? 0। नहीं समझाया? नहीं आया बेटा। एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंट निकला। सिग्मा mr ऑलरेडी एक मोमेंट है, किसका? मास का, और उसका फिर से d से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर से मोमेंट आया। तो कितना आ गया? 0। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पे कर दोगे तो पैरेलल नहीं हो जाएगा। एक ही है, इसके परपेंडिकुलर ये है, अब इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। नहीं समझाया? पक्का? अब जरा ध्यान देखो, सिग्मा mr स्क्वायर। अच्छा, कैसे पहचानते हो कोई बॉडी किसके अबाउट घूम रही है? जो r दिया हो वो हमेशा सर्कल की रेडियस हो जानी चाहिए। r किस सर्कल की रेडियस है? r इस सर्कल की रेडियस है ना?
है ना। तो ये किसका है, ये कौन सा एक्सेस है, सी डी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ICM। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये MR स्क्वायर फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, लेकिन कौन सा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, R इसकी रेडियसन है तो CD वाला, यानी इसको लिख सकते हैं ICM। सिग्मा M मिलके पूरा कितना बनेगा, क्योंकि D स्क्वायर तो भैया खत्म, ये D स्क्वायर है ना, तो ये हो गया कैपिटल M D स्क्वायर। बोलो कैसी रही, वाओ सर, नाइस, सो नाइस। जल्दी से नोट करो, मजा आया कि नहीं आया, एक जादू दिखाएं, 1 मिनट रुको थोड़ी देर के लिए। अगर हम इस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर कैपिटल R मान लें थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था, J बराबर JCM प्लस R क्रॉस P, याद आया कि नहीं आया। J बराबर I ओमेगा होता है, अभी अभी दिखाया I ओमेगा, तो ये हो जाएगा ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस P, बोला है ना, ओमेगा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ICM R क्रॉस P बाई ओमेगा, P बराबर MV होता है, क्या होता है, P बराबर MV, यहाँ लिख दें P बराबर MV, और V बराबर होता है R ओमेगा, नहीं होता, तो इसको लिख दिया R ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, R स्क्वायर हो गया, तो I बराबर ICM प्लस MR स्क्वायर। बोलो कैसी है, नहीं समझ आया, दिस इज वेरी नाइस। हटा दें कि करोगे उसको, साइड में करेंगे, साइड वाले लोग साइड में रहते हैं, हाँ चोर मेथड है, चोर मेथड। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, आहा फोटो वोटो खींच रही है सर, आप क्यों हटा दिया? ये दुनिया, ये महफिल। बेटा परपेट जल्दी कर लो, पैट कर दिया, ये परपेट परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, नहीं 75 साल बाद, ठीक है आज ही पढ़ेंगे, ये आखिरी थ्योरम है, चैप्टर खत्म। वाओ व्हाट नाइस, जल्दी करो। हाँ तो हम कर देंगे बेटा, समझ में भी नहीं आएगा फिर तुम लोग को, जल्दी जल्दी खैर आप करते तो हम लोग तो नहीं कहते, जल्दी करो। जरूरत है इसकी, इसलिए चलो अच्छा, चलो 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 चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए। हरा कलर जल्दी मिटता नहीं है, पता नहीं क्यों, इंक में कोई दिक्कत है हमें लग रहा, जाइलिन ज़्यादा है इसके अंदर। मुस्कान तुम लोग का तो पेपर यहीं होगा, लड़कों का जाता है बेटा, कोई काम हम के रहते नहीं है? देखो स्टेटमेंट सुनो, कोई कॉपी है तुम्हारे पास, मान लो मेरे पास कोई लेमिना है, लेमिना मतलब पटरा पट्टा है ना, कुछ है ना, फॉर एग्जांपल एक बार उसको हमने ऐसे से एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया, एक्स एक्सिस ये है तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई, तो ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से है ना, एक बार उसको वाई एक्सेस के अबाउट घुमाया और एक बार उसको जेड एक्सेस के अबाउट घुमाया, नहीं समझे किताब ब्लॉक कॉपी, एक बार हमने एक बार इसको ऐसे घुमाया, तो लाइन यहाँ है ना, ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, एक बार इसको ऐसे घुमाया वाई एक्सिस और एक बार इसको ऐसे घुमाया जेड एक्सिस, तो हम कह दें तुमको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट दे दिया है, हम कहते हैं जेड एक्सिस के अबाउट निकालो, है ना, दो डेटा दे दिए और हमने कहते हैं जेड एक्सिस के अबाउट निकालो, तो बहुत आसान होता है, क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखो इधर क्या होता है समझो, द मोमेंट, बहुत आसान सुनना, इसमें मैथ काम नहीं करती है, पहले बता दें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना अबाउट एनी गिवन एक्सिस, किसके एक्सिस के अबाउट निकालना है, जेड के, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट रिमेन टू एक्सिस। नहीं समझ आया? अब अच्छा y के अबाउट निकालना हो तो क्या करेंगे, आई वाई बराबर आई जेड माइनस
आई एक्स, गलत। आई वाई निकालोगे तो आई जेड प्लस आई एक्स। अरे समझ गए। नहीं समझाया? तो एक्सेस के सम के। हाँ अच्छा, तो फिर यहाँ मैथ फेल हो रही? मैथ फेल नहीं हो रही। अगर तुम इसको इधर लाओगे पर मतलब साइड चेंज कराओगे तो उसका क्लॉक और एंटी क्लॉक भी तो चेंज होगा, है ना। तो जैसे तुमने यहाँ चेंज करा तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ अगर तुम y का निकाल लो तो x को तुमने इधर भेजा तो माइनस में, लेकिन क्लॉक से एंटी क्लॉक हुआ तो वो माइनस और ये माइनस मिलके फिर से प्लस। नहीं समझ में आया? तो किसी भी x, मान लो अगर तुमसे कोई कहते हैं यहाँ x का निकालो तो आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। नहीं समझ में आया? तो ये मत सोचना कि मैथ लगा के पक्षांतर कर लें, है ना। तो क्या लिखा है? लिखो, ये बढ़िया था ना, स्टेटमेंट याद हो जाएगा। हाँ कभी कभी आई जेड जेड, आई एक्सेस, आई वाई वाई भी लिखा होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डबल डबल रेफरेंस, ठीक है। बोले क्यों ऐसे लिखा होता, बता रहे हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे लिखा दिखेगा तुमको, बोलो क्यों? क्योंकि एक्सेस है ना, तो एक्सेस कैसे लिखी जाती है? देखो ए बी, ओ दीदी, ए बी सी डी, तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, वही जेड जेड डैश, तो उसको जेड जेड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिलहाल एक ही से लेके चल रहा हूँ। लिखो जल्दी लिखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना, MOI लिख दो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना अबाउट एनी गिवन एक्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना अबाउट एनी गिवन एक्सेस, about any given axis is equals to the sum of moment of inertia, about remain two perpendicular axes, है ना, remain two mutually perpendicular axes, मतलब वो पहली वाली एक्सेस से भी परपेंडिकुलर हो और आपस में भी हो। देखो अच्छा, z से x परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, z से y होता है कि नहीं होता, और x और y भी आपस में होते हैं। ये हो गया वो लेमिना, देखो इधर पटरा जैसा दिख रहा है, ये हो गया वो लेमिना। तो पूरे इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया z निकालनी है, ऐसे से घुमाना है, मतलब जिसके अबाउट निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर पे क्या बने, सर्कल, ऐसे निकालना है। इस पूरे लेमिना को ऐसे से घुमाना है। तो हमें पता क्या लेमिना का, ऐसे घूमना पता है और ऐसे घूमना पता है। मतलब किताब को हमने अभी थोड़ी देर पहले डायरी को तो चेंज किया था, लेकिन डायरी को चेंज नहीं करवाना होता, ऐसे निकालना, ऐसे पता है और ऐसे पता है, डायरी चेंज नहीं कराया। अब हमें जेड के अबाउट निकालना है, बात समझाया। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए पूरे बॉडी का तो निकालोगे नहीं, एक फिर से क्या लगोगे, पार्टिकल कोई ले लिया। इस पूरी बॉडी में कितने पार्टिकल है, रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान ली, आर पोजीशन वेक्टर। अगर ये घूमेगा जेड के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड निकलेगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी बता पाओगे, बचपन में पढ़ा होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट याद आया। तो ये मान ले थोड़ी देर के लिए x है तो ये y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y के पैरेलल है तो ये y मान ले रहा है, और ये किसके पैरेलल है, x के, तो इसको मैं x मान ले रहा हूँ। तो r की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज़ तो भैया ये कंफर्म हो गया हमें। दूसरी बात क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड निकालते हैं। हटा दे इसको, पक्का हो गया ना डायग्राम। चलो देखो, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m अबाउट किसके, जेड एक्सेस निकालें तो क्या लिख लेंगे, आई जेड बराबर m आर स्क्वायर। बोलो है ना, क्यों भैया, क्योंकि r ही तो घूम रहा है, नहीं समझे। अगर हम होल बॉडी के लिए निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट किसके, जेड एक्सेस, तो क्या लगाते हैं भाई, सिग्मा एम आर स्क्वायर। अभी आर की वैल्यू हमने बता रखी है, आर स्क्वायर की कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं हो गई तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम वाई स्क्वायर। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा नहीं लग रहा है, एम आर स्क्वायर, लेकिन ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी सर्कल की रेडियस एक्स हो। तो बताओ अगर हम इसको घुमाते हैं, किसको, इसको ऐसे, तो ये रेडियस हमें एक्स मिलेगी ना,
तो किसके अबाउट घूमा? y के। नहीं समझ में आया? y के अबाउट घुमाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी लोगे? x की। y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब x पे डिस्टेंस, और x पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब y से डिस्टेंस। नहीं समझा? तो कितना हो गया ये i y हो गया और ये i x हो जाएगा। चेक करो y कहाँ है? अगर ये घुमाओगे तो सर्कल ऐसे बना, और किसके अबाउट घूम रहा है? ये घूम रहा है x के अबाउट, और ये वाला घूमेगा y के अबाउट। तो ये हो गया कितना? i बराबर आई जेड बराबर क्या? आई एक्स प्लस आई वाई। नहीं समझ में आया? नोट कर लो। कोई समस्या इतने में? हाँ अभी बता दो। ये समझ में आया डायग्राम कि सर आपने एम एक्स स्क्वायर लिखा तो उसको आई वाई क्यों लिखा? उसको तो आई एक्स लिखना चाहिए था। क्यों लाडो? सन्नाटा। देखो इधर फिर से, अगर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ बनाते हैं, इसकी डिस्टेंस आर है, ये पार्टिकल एम है, तो क्या लिखते हो? सिग्मा एम आर स्क्वायर बराबर आई, या एम आर स्क्वायर बराबर आई, ऐसे लिखते हो। तो सर्कल कहाँ बनता है? रेडियस आर लेकर। तो अगर मैं सिग्मा एम एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ तो सर्कल कैसा बनेगा? एक्स को रेडियस लेके। अगर मैं एक्स पे ही घुमाऊँ, एक्स पे ही घुमाऊँ तो क्या रेडियस एक्स बन रही है? वो तो वाई है। कहाँ है रेडियस? ये एक्स। तो इसके अबाउट घुमाऊँ तो ऐसे घूमेगा। तो किसके अबाउट घूम रहे हो? वाई के अबाउट घूम रहे हो। जब एक्स को रेडियस मानना होगा तो हम किसके अबाउट घूमेंगे? भाई अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ एक्स मान लीजिए। अच्छा बताओ, अभी भी घूम रहे हो क्या? एक्स को लेके अगर घुमाओगे तो अभी भी किसके अबाउट घूम रहे हो? वाई के अबाउट तो घूम रहे हो। नहीं समझा? तो वाई एक्सिस के अबाउट घूमोगे तो एम एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के अबाउट घूमोगे तो वाई स्क्वायर, एम एक्स एम वाई स्क्वायर। नहीं समझा दीदी? दीदी परेशान। चलिए नोट करो। शॉर्टकट मेथड से तुम लोग करा दिया, समय कम है, ऐसे भी करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, गारंटी के साथ। चलिए नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। फोटो वीडियो है, लेकिन ये दिन बाद ठीक सही कर, ये हटा देता हूँ। ये हो गया चैप्टर यहाँ पर फिट्टूस। हाँ पूरी यूनिट खत्म है यहाँ पर। बस टेंसर बचा उधर और कोऑर्डिनेट सिस्टम बस।